नमस्कार। आज हम एनवीडिया और उसके सीईओ जेनसन हुआंग के भविष्य के विजन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास क्लियो अब्राम की यूट्यूब चैनल पर हुआंग का एक इंटरव्यू है, तो आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि कैसे एक गेमिंग चिप कंपनी अचानक कंप्यूटिंग और एआई की दुनिया में इतनी जरूरी हो गई। सही बात है। और इसकी कहानी वो 90s के दशक से शुरू होती है। अच्छा। उस समय वीडियो गेम्स को ज्यादा रियल बनाना था, बिल्कुल असली जैसा, और उसके लिए जरूरत थी एक साथ कई सारी कैलकुलेशंस करने की, जिसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो एनवीडिया ने इसका हल निकाला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जीपीयू बनाकर। और वीडियो गेम्स का जो वो बड़ा मार्केट था ना, वही एनवीडिया के शुरुआती विकास की वजह बना। हाँ, मुझे याद है वो एक पुराना वीडियो था एनवीडिया का मिथ बस्टर्स वाला। हाँ, जिसमें वो पेंट बॉल रोबोट से दिखाते हैं कि सीपीयू कैसे एक एक करके काम करता है, जबकि जीपीयू एक साथ ढेरों काम निपटा लेता है। बिल्कुल वही। लेकिन फिर एक दिलचस्प बात हुई। क्या? रिसर्चर्स ने देखा कि ये जीपीयू सिर्फ ग्राफिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरी मुश्किल साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए भी बहुत शक्तिशाली है। जैसे मान लीजिए क्वांटम केमिस्ट्री सिमुलेशन। अच्छा, गेमिंग चिप्स अब साइंस में काम आ रही थी, पर इन्हें इस्तेमाल करना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोग्रामर्स के लिए ये काफी मुश्किल था, बहुत मेहनत लगती थी। इसी मुश्किल को हल करने के लिए एनवीडिया ने कूडा प्लेटफॉर्म बनाया। कूडा? हाँ, कूडा। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर ब्रिज समझिए। इसने प्रोग्रामर्स को अपनी जानी पहचानी भाषाओं में ही जीपीयू की वो पैरेलल प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल करने की सहूलियत दी। हुआंग ने तो इसे टाइम मशीन तक कहा। टाइम मशीन? क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिकों को उनके जीवन काल में ही वो खोजें करने में मदद कर रहा था, जो शायद पहले संभव ही नहीं लगती थी। मतलब सालों का काम महीनों या दिनों में। क्या बात है। तो कूडा ने वैज्ञानिकों के लिए दरवाजे खोल दिए, लेकिन फिर वो एआई वाला बड़ा धमाका जिसने आज की स्थिति बनाई है, वो कब और कैसे हुआ? कोई एक खास मोड़ था क्या? हाँ, वो मोड़ आया 2012 में। एलेक्सनेट नाम का एक एआई मॉडल था। एलेक्सनेट? हाँ, सुना है। इसने इमेज पहचानने की एक प्रतियोगिता में एनवीडिया जीपीयूज का इस्तेमाल किया और हैरान करने वाले नतीजे दिए। अभूतपूर्व सफलता थी वो। अच्छा। इसने पहली बार सही मायने में दिखाया कि डीप लर्निंग यानी बहुत सारी परतों वाले न्यूरल नेटवर्क असल में कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। यहीं से आप कह सकती हैं एआई क्रांति की असली शुरुआत हुई। और हुआंग ने इस मौके को पकड़ लिया? बिल्कुल। उन्होंने और उनकी टीम ने ये भांप लिया कि अगर डीप लर्निंग को स्केल किया जा सकता है। स्केल मतलब सिर्फ छोटे प्रयोगों तक सीमित न रखकर बहुत बड़े डेटा सेट और बहुत बड़े मॉडल्स के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो ये पूरे कंप्यूटिंग उद्योग को पूरी तरह से बदल सकता है। पूरी तरह से? हाँ। और इसी सोच के साथ उन्होंने सिर्फ चिप्स बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे कंप्यूटिंग स्टैक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, सब कुछ को फिर से बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पूरा स्टैक ही बदल दिया? हाँ। उनका जो मूल विश्वास था वो था त्वरित कंप्यूटिंग यानी एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में। त्वरित कंप्यूटिंग ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, इसका मतलब है कि सामान्य सीपीयू के साथ साथ खास तौर पर डिजाइन किए गए प्रोसेसर्स जैसे कि जीपीयू का इस्तेमाल करके गणनाओं को बहुत तेज करना, नाटकीय रूप से तेज। अच्छा। इससे वो काम संभव हो जाते हैं जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। और इसी एक विश्वास पर उन्होंने अगले करीब 1 दशक तक अरबों डॉलर लगा दिए। 1 दशक तक अरबों डॉलर, वो भी बिना ये जाने के पक्का नतीजा क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है। हाँ, जोखिम तो बहुत बड़ा था। जाहिर है इंडस्ट्री में भी सवाल उठे होंगे, लेकिन हुआंग को यकीन था। उनका मानना था कि बड़े मॉडल और ज्यादा डेटा से ही ज्यादा ज्ञान निकलेगा। और आज हम देख रहे हैं कि वो सही थे। बिल्कुल। आज हम उसी विश्वास का नतीजा देख रहे हैं। और अब उनका मानना है कि भविष्य में हिलने वाली हर चीज रोबोटिक होगी। हर चीज? कारें, ड्रोन्स? हाँ, कारें, ड्रोन, यहाँ तक कि हमारे घरों में काम करने वाले सहायक भी। और वो कहते हैं कि ये बहुत जल्द होगा। पर इन रोबोट्स को सिखाएंगे कैसे? असली दुनिया में तो खतरा है। उसके लिए ओमनीवर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये असल दुनिया की एक बहुत ही सटीक डिजिटल कॉपी बनाने जैसा है, एक डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन? हाँ, जहाँ एआई बिना किसी असली खतरे के सीख सकता है, ट्रेन हो सकता है, और कॉस्मोस जैसे एआई मॉडल्स इन डिजिटल दुनियाओं को फिजिक्स के नियम समझने में मदद करेंगे। दिलचस्प है।
और क्या उम्मीदें हैं एआई से? वो डिजिटल बायोलॉजी, क्लाइमेट साइंस जैसे क्षेत्रों में एआई के बहुत बड़े उपयोग की उम्मीद करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी सारी कंप्यूटिंग पावर, इसकी ऊर्जा की जरूरतें भी तो बहुत ज्यादा होंगी। ये तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। एआई कंप्यूटिंग बहुत ऊर्जा लेती है, ये सच है। पर एनवीडिया का दावा है कि उन्होंने पिछले 8 सालों में ऊर्जा दक्षता मतलब एनर्जी एफिशिएंसी 10,000 गुना बढ़ाई है। 10,000 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये जबरदस्त सुधार है। और साथ ही एआई से जुड़े दूसरे जोखिमों जैसे उसमें आने वाले बायस, गलत जानकारी देना यानी हेलुसिनेशन और सुरक्षा, इन सब पर भी काम हो रहा है। और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए हुआंग की क्या सलाह है? उनकी सलाह बहुत सीधी है। हर किसी को ये सीखना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल करके अपना काम और बेहतर कैसे किया जाए। मतलब एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखें। हाँ, वो कहते हैं कि एआई ज्ञान पाने की रुकावटों को कम कर रहा है, जैसे कोई पर्सनल ट्यूटर हो। ये हमें बेकार नहीं बनाएगा, बल्कि हमारी क्षमताओं को और बढ़ाएगा। हमें एक तरह से सुपर ह्यूमन बनने में मदद करेगा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, वीडियो गेम्स की जरूरत से जीपीयू का जन्म हुआ। हाँ, फिर कूड़ा ने वैज्ञानिक कंप्यूटिंग का तरीका बदल दिया। बिल्कुल फिर 2012 में एलेक्स नेट ने एआई क्रांति शुरू कर दी। सही। और अब जेनसन हुआंग का मानना है कि एआई और रोबोटिक्स बहुत जल्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। शायद हमारे अपने पर्सनल R2D2 जैसे रोबोट्स भी हों। हाँ, और मुख्य बात यह है कि एआई हमारी जगह नहीं लेगा, बल्कि हमें ज्यादा काबिल बनाएगा। ज्ञान और स्किल तक सबकी पहुंच को आसान करेगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है सोचने के लिए। अगर हुआंग सही है और एआई हमारे बहुत सारे काम लगभग तुरंत करने में सक्षम हो जाएगा, तो ये जो मानवीय ऊर्जा और समय बचेगा, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? ये बड़ा सवाल है। ये व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या नए अवसर खोलेगा?